नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं डीसी मिश्रा, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थीगण, कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 09165 रीजनिंग एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6:00 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक YouTube पर आ चुकी है। जिन भी विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म क्रमांक YouTube से सरकारी नौकरी के स्टेशन तक वाया यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस इत्यादि स्टेशनों से होकर यात्रा करनी है, वे सभी इस ट्रेन में बैठ जाएं। हम आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसैट की जो परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है उसको लेकर के, और दिन आप लोगों के पास अब जो बचे हुए हैं वे बचे हैं 15। ठीक है, तो कुल 15 दिन शेष। और सोमवार से यानी कि अगली तारीख कौन सी पड़ेगी? 9। ठीक है, 9 तारीख से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे सीसैट के पेपर के। ठीक है, तो आइए फटाफट से क्लास से जुड़ जाइए सब लोग, और क्लास से जुड़ करके शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सत्र। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जाएं, विनम्र निवेदन है क्लास को शेयर करना ना भूलें। काइंडली शेयर दिस क्लास। ठीक, आइए आज के सत्र का पहला क्वेश्चन ये रहा हम सबके सामने। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है आज के दिन। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेटमेंट को ENT LGQ ATS करके लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये हम सबके सामने क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा तो दिख रहा है लेकिन लॉजिक क्या लग रहा है ये पता किया जाए, है कि नहीं? लॉजिक पता करना पड़ेगा। तो आओ जरा देखा जाए लॉजिक क्या लग रहा है। स्टेटमेंट करके हमारे सामने शब्द है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट नामक शब्द को बदला किसमें गया है? इस स्टेटमेंट नामक शब्द को बदला गया है ENT। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ENT LGQ, LGQ और ATS। ठीक, जब आप देखेंगे कि आखिरकार यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है तो इजीली एक बात समझ में आएगी कि ये जो शुरुआत के 3 लेटर हैं कौन से? STA, उनको रिवर्स करके क्या लिखा गया है? ATS लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? ठीक है, अंतिम के जो 3 लेटर हैं ENT, उनको एज इट इज क्या लिख दिया गया है? ENT लिखा गया है। इतना समझ में आया? टोटल कितने लेटर हैं? 3 3 6 3 9 लेटर हैं। शुरुआत के 3 लेटर STA को रिवर्स करके ATS लिखा गया, या पीछे से STA करके लिख दिया गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। अंतिम 3 लेटर्स ENT को यहां पर ENT करके लिखा गया। बीच में क्या चल रहा है वो देखते हैं, है कि नहीं? बीच में क्या चल रहा है? तो T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, E की 5 होती है और M की होती है 13। ठीक है, M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। ठीक, तो अगर M की प्लेस वैल्यू 13 है तो चल क्या रहा है, हो क्या सकता है? M से L आ जाए, M से L। ठीक है, 13 से प्लेस वैल्यू 12 माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, फिर 5 से 7 और 20 से Q की वैल्यू 17। ठीक, तो M -1 L होता है, E +2 कितना होता है? G, और T -3 कितना होता है? Q होता है। यानी बीच के 3 अक्षरों में क्या चल रहा है भैया? बीच के 3 अक्षरों में -1 +2 -3, आगे कुछ और होता तो +4, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में -1 +2 -3 ऐसे करके चल रहा है। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, अच्छा लॉजिक है क्वेश्चन का। और इसी आधार पर अब हमको कोड पता करना है, किसका? पॉलिटिकल का कोड पता करना है। तो आओ जरा पॉलिटिकल का कोड पता करते हैं। अगर पॉलिटिकल का कोड लिखेंगे तो अंतिम 3 अक्षरों को तो सबसे पहले एज इट इज लिखा जाएगा, CA और L, ये तो एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, और POL को क्या लिखा जाएगा? LOP करके लिख दिया जाए, LOP। ठीक, और अब जो अंतिम बीच के 3 लेटर्स बचेंगे, सारा का सारा खेल यहां पर होना है कि नहीं होना? तो बीच के 3 लेटर्स में
ITI करके लिखा है, I-1 करेंगे कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, T+2 करेंगे 20 2 22 V हो जाएगा, और I-3 करेंगे तो 9 - 3 कितना होता है 6, तो ये कितना हो जाएगा F आ जाएगा। ठीक, तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, CALHVFLOP, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब ये कहां लिखा हुआ है भैया, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो CALHUF लिखा हुआ है, नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखो लिखा हुआ है ना, CALHVFLOP, तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत शानदार, इस सत्र की शुरुआत एक शानदार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के साथ में हुई है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन दिया गया है, पूछा क्या, यदि उपरोक्त कथन सत्य है तो कथन करते समय निम्नलिखित में से क्या पूर्व धारणा रहेगी। अजम्पशन का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट और अजम्पशन का कथन क्या दिया गया है, कहता है राज्य बी सरकार ने अब निर्णय किया है कि वह सूचना एवं तकनीक के लिए विभाग बनाएगी। ठीक, ताकि सूचना एवं तकनीकी का समन्वय और अपनाने में मदद हो, एक समाचार। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ करके ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या सोच करके दिया गया होगा, क्या सोचा गया होगा इस स्टेटमेंट को देने के पहले। नीचे 4 अजम्पशन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा, उसी के बारे में बताना है। ठीक, तो स्टेटमेंट को अगर हम फिर से एक बार पढ़ते हैं ध्यान से, तो कहता है कि राज्य बी सरकार ने अब निर्णय लिया, यानी अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, राज्य बी की सरकार ने अब निर्णय लिया है कि वह सूचना एवं तकनीकी के लिए एक विभाग बनाएगी। यानी निकल करके सामने आता है स्टेटमेंट से कि राज्य बी में अभी तक सूचना एवं तकनीक के लिए कोई विभाग नहीं था। ठीक है, राज्य बी की सरकार ने अब निर्णय लिया है कि सूचना एवं तकनीक के लिए एक विभाग बनाएगी ताकि सूचना एवं तकनीकी का समन्वय और अपनाने में मदद हो। यानी ऐसा नहीं कि राज्य बी की सरकार सूचना एवं तकनीक को अपनाई नहीं थी, लेकिन ऐसे ही था काम चलाऊ, उसके लिए कोई स्पेसिफिक विभाग नहीं था, कोई बहुत अच्छा कार्य उसके प्रति नहीं किया जा रहा था, बस यूं ही चलते फिरते हाँ हाँ सूचना तकनीक अपनाते हैं, हम स्टैंडर्ड हैं, हम डिजिटल इंडिया का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा टाइप की कुछ कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन अब राज्य बी की सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हम सूचना एवं तकनीक का विभाग बनाएंगे ताकि तकनीकी को और अपनाने में मदद मिल सके। ठीक, तो क्या सोचा हो गया होगा इस स्टेटमेंट को देने के पहले, पहला हमारे पास पूर्व धारणा है, जनहित का कोई कदम उठाते समय राज्य भी ढीला ढाला माना जाता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई भैया स्टेटमेंट में कि जनहित का कोई कदम उठाते समय राज्य भी ढीला ढाला माना जाता है। अन्य राज्य सरकारों की तुलना में राज्य बी ने सूचना एवं तकनीक में बड़ी सफलता अर्जित कर ली। नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है भैया। अगर ऐसा होता कि अन्य राज्यों की सरकारों की अपेक्षा में राज्य बी सरकार ने सूचना एवं तकनीक में बड़ी सफलता अर्जित कर ली तो विभाग पहले से ही होता। ठीक है, और यहां पर विभाग नहीं, विभाग बनाने जा रहा है। ठीक, तो गलत है। दूसरा, अजम्पशन में यदि कहीं पर भी कंपैरिजन वाला कंडीशन आ जाएगी तो कंपैरिजन वाला अजम्पशन हमेशा गलत होता है, इसको हमेशा लिख लीजिएगा दिमाग में अपने। और यहां पर तुलना कर रहा है किसकी, राज्य बी की अन्य सरकारों से, तो ये 100% गलत होगा। ठीक है, कहता है राज्य बी को सूचना एवं तकनीक कार्य को समन्वित और नियमित करने की आवश्यकता है, ये सही हो सकता है। ठीक, तो भैया जब चारों आप अजम्पशंस पढ़ते हो तो पहला वाला अजम्पशन कि जनहित का कोई कदम उठाते समय राज्य भी ढीला ढाला माना जाता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो ढीला ढाला है भैया, तकनीकी एवं सूचना के लिए क्या बना रहा है, एक विभाग बना रहा है, तो ढीला ढाला नहीं बोल सकते। ठीक, दूसरा वाला भी गलत है। हाँ, अगर राज्य भी अब और अच्छे तरीके से सूचना एवं तकनीकी को अपनाना चाहता है, इसका मतलब है कि राज्य बी को लगा होगा कि सूचना एवं तकनीकी कार्य को समन्वित और नियमित करने की आवश्यकता है, सिर्फ यूं ही काम नहीं चला सकते हैं, हमको यदि सूचना और तकनीक में आगे बढ़ना है, उसको पूरी तरह से अपनाना है, तो हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा। ऐसा ही सोचा होगा राज्य बी की सरकार ने, तभी उन्होंने एक अलग से विभाग बनाने के विषय में सोचा, इसलिए सी वाला सही है। जबकि डी वाला कि इस तरह की गतिविधियों पर खर्च करने हेतु आवश्यक धन है या नहीं है इसके बारे में नहीं पता, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की आवश्यकता है, ये जानकारी है, तो सी वाला अजम्पशन इसका सही अजम्पशन होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन,
क्या कह रहा है भैया? ठीक है, एक सेट दिया गया है 47, 64 और 55 का, संख्याएं किसी न किसी प्रकार से उसमें संबंधित है, कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है उन संख्याओं में 47, 64 और 55 में, और दिए गए 4 ऑप्शंस में जो सेट की संख्याएं दी गई हैं वे भी उसी तरीके से संबंधित है, लेकिन उनमें से कोई एक केवल, सारी की सारी वैसे ही संबंधित नहीं है। तो आओ जरा देखते हैं यहां पर लॉजिक क्या लग सकता है। 47, 64 और 55 में 64 8 का स्क्वायर है, 8 कैसे आ सकता है? ये 5 का स्क्वायर, ये 10 का, ये 7 का स्क्वायर, 80 तो स्क्वायर नहीं, तो ये तो उत्तर नहीं होगा हमारा। ठीक, ये 64 8 का स्क्वायर है, तो अगर ये 8 का स्क्वायर है तो 8 यहां पर कैसे आ सकता है? सीधे सीधे अगर चलते हैं तो 47 से 55 8 का अंतर है। अच्छा, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, कि पहली संख्या किसको, पहली संख्या को अंतिम संख्या से यदि माइनस करते हैं, ठीक है, 55 माइनस 47 करने पर कितना मिलता है? 8, और उसी 8 का स्क्वायर करके बीच की संख्या को लिख दिया जाए। लॉजिक बन सकता है। क्या ये लॉजिक अप्लीकेबल है? 28 और 34 माइनस करेंगे, कितने का अंतर आएगा? 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये नहीं हो सकता। 36 और 47 में 11 का अंतर आएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये भी नहीं होगा। 46 और 53 में 4 3 7, ये कितना आएगा? 53 में से 46 को हटाएंगे तो बचेगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ये एकदम सही है, तो सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आइए अगला क्वेश्चन। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि सीट X को बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, आओ जरा इसको बिंदीदार रेखा पर मोड़ते हैं। ठीक है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक सीट X करके दी गई है, इस सीट को X को क्या करना है? हमको मोड़ना है। कैसे मोड़ना है? बिंदीदार रेखा से, यानी कि यहां से हमको इस सीट को मोड़ना है। ऑप्शन हमको बता रहा है कि मोड़ना कहां पर है। जब ऑप्शन देखते हैं तो नीचे बिंदीदार रेखा आ गई, यानी इसको नीचे से ऊपर की ओर मोड़ना है, नीचे से ऊपर की ओर इसको मोड़ना है। ठीक, तो भैया अगर नीचे से ऊपर की ओर मोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला फिगर तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला फिगर ऊपर चला जाएगा। अब समझो भैया नीचे वाला फिगर है क्या? ये है ना नीचे वाला फिगर, ठीक है, और इस नीचे वाले फिगर को यदि हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये फिगर ऐसा बन जाना चाहिए, है कि नहीं? ये नीचे वाला फिगर, इसको जब ऊपर फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पर ये आकृति बननी चाहिए। अब ऊपर का आकृति एज इट इज रहेगी, नीचे वाली आकृति ऊपर चली जाएगी। तो क्या ए इसका उत्तर हो सकता है? नहीं। बी में भैया पहली वाली आकृति तो दी है, जो फोल्ड करने वाली आकृति आई वो तो आ ही नहीं, वो भी गलत है। सी में जो ऊपर वाली आकृति उसको भी चेंज कर दिया, ये भी गलत है। कंप्लीट सर्कल बन जाएगा डी। तो भैया ये वाली आकृति हमारे पास पहले से थी और ये वाली जो आकृति है वो फोल्ड होकर के आई, तो डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्या पूछा है भैया? नीचे एक आकृति के रूप में एक पेपर सीट दी गई है। ठीक, ये पेपर सीट है हमारे पास में, इसे दिए गए अनुक्रम में बिंदीदार रेखाओं 1 2 और 3 दिए गए अनुक्रम में बिंदीदार रेखाओं के साथ समानांतर में काटा जाता है। ठीक है, काटे जाने के बाद परिणामी पेपर सीट के कितने किनारे होंगे? आसान सा एक क्वेश्चन। ठीक है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का ये भी एक क्वेश्चन बन गया। देखो, ठीक, ये एक पेपर सीट दी गई है और इस पेपर सीट को क्या किया गया है? काटा गया है। कैसे काटा गया है? ऐसे काटा गया है, ये। ठीक, फिर कैसे काटा गया है? ऐसे काटा गया है, ये। और फिर कैसे काटा गया है? ऐसे काटा गया है, ये। इस तरह से इसको काटा गया है। इस तरह से काटने के बाद अब इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स की संख्या क्या होगी, ये वो हमसे जानना चाहता है। आइए काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स की संख्या को जब हम काउंट करेंगे तो देखो, ये काटा गया इधर पे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा चला गया। एक कॉर्नर ये मिला, एक कॉर्नर ये मिला, 2। ठीक है, एक ये भी तो कॉर्नर है 3, एक ये कॉर्नर है 4। फिर जब इसको काटा जाएगा तो एक कॉर्नर ये मिलेगा 5, एक कॉर्नर ये मिलेगा हमको 6, फिर एक कॉर्नर ये मिलेगा 7, एक ये कॉर्नर 8, एक ये कॉर्नर 9, एक ये कॉर्नर 10, फिर एक ये कॉर्नर 11। 12 कॉर्नर ये हो गए।
इसके बाद यहां चले आएंगे तो एक ये कॉर्नर मिलेगा 12 और एक ये कॉर्नर मिलेगा 13। कुल मिलाकर के कितने कॉर्नर मिल रहे हैं हमको, तो गिन के मैंने दिखाया 13 कॉर्नर्स हमको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 13 इज राइट आंसर। ठीक, चलो बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर लीजिए, लगातार तीसरा क्वेश्चन है जो फिगर्स पे ही चल रहा है, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। आइए इसका उत्तर समझते हैं। कहता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कीजिए। चलो पहले आप लोग इसका उत्तर बताओ, फिर मैं समझाता हूं। आपके पास 30 से 40 सेकंड का समय है, बताओ पहले इसका उत्तर क्या आएगा। बता डालो, बता डालो, इसका उत्तर बता डालो। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। दे लिया आंसर, आओ जरा पता करते हैं। 17, 18, 19 और 22 ये आंसर दिए गए हैं। ठीक है, आओ देखा जाए इस पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। जब हम इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर में कहां कहां से ट्रायंगल हमको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इस वाली आकृति को पकड़ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहां से हमको बंच में ट्रायंगल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पार्टीशन वाला ट्रायंगल है। और इस पार्टीशन वाले ट्रायंगल से कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, तो 1, 2 और 3 सबको उठा करके जोड़ लो, 3, 2, 5 प्लस 1 6, 6 ट्रायंगल तो यहां से मिलेगा हमको। ठीक है, ये हो गए 6 ट्रायंगल। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो एक काम करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को जरा ऊपर तक खींच ले जाते हैं। तो एक ट्रायंगल ये खींच लिया हमने, प्लस एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, एक ये हुआ तो जरा इसको भी काउंट कर लें, ट्रायंगल नंबर 1, और इसको भी साथ में काउंट कर लें, ट्रायंगल नंबर 2। तो एक ये बड़ा वाला 2 और एक ये 3, कितने ट्रायंगल मिल गए, 3 ट्रायंगल मिल गए। ठीक है, साथ ही साथ जरा और देखना, ये भी तो ट्रायंगल मिलेगा अगर हम इसको खींचते हैं, ये, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। अगर हम इसको खींचते हैं, ये वाला जो कंडीशन है, ये भी तो एक ट्रायंगल देगा कि नहीं देगा, ये ट्रायंगल नंबर 1 हो जाएगा। और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे से अगर खींच के लाएंगे तो ट्रायंगल नंबर 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या इधर से और कोई ट्रायंगल मिल रहा है, नहीं, तो प्लस का 2 ट्रायंगल भाई साहब यहां से आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एक ट्रायंगल हमको ऊपर भी मिलता हुआ नजर आएगा, जो ये वाला ट्रायंगल है, इसको भी तो काउंट कर सकते हैं, ये हो गया एक ट्रायंगल। ठीक है, इसके साथ साथ और कितने ट्रायंगल मिलेंगे, तो देखो एक तो ये वाला हुआ ट्रायंगल, ठीक, एक इसी को जरा यहां तक खींच के ले आओ, तो एक ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये हो गया 1 और 2, और एक इसको नीचे तक खींच के अगर ले आओ तो एक ये बड़ा वाला भी तो मिलेगा 3, तो 1, 2 और एक ये सबसे बड़ा वाला 3, 3 ट्रायंगल हम लोगों को यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल भाई साहब ये हो गए। ठीक, अब इन 3 ट्रायंगल के बाद और कौन कौन से ट्रायंगल मिल सकते हैं, तो देखना, अब यहां से मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो भैया एक ये वाला भी तो ट्रायंगल मिलेगा, देखो जरा, एक ये वाला भी तो ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली एक ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल हमको मिल गए यहां से। और कौन कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, तो मुझे और ट्रायंगल यहां पर नजर आ रहे हैं। अभी जरा ध्यान से देखोगे तो भैया अभी तक इस वाले ट्रायंगल को हमने काउंट नहीं किया, ये जो अब मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, और फिर ये वाला ट्रायंगल नंबर 2, ये 2 ट्रायंगल और मिले कि नहीं मिले। ठीक, और अगर ये 2 ट्रायंगल और मिले तो प्लस का 2 हमने यहां पर और कर लिया। ठीक, क्या और कोई ट्रायंगल यहां पर हमको मिल सकता है, अंदर के ट्रायंगल काउंट कर लिए, बाहर वाला भी काउंट कर लिए, ये बन रहे थे ये भी काउंट हो गए, बड़े वाले जो बन रहे थे ये भी काउंट हो गए, छोटा वाला भी, ये और सबसे बड़ा वाला, सारे ही ट्रायंगल काउंट कर लिए। अब कोई ट्रायंगल हम लोगों के पास यहां पर नहीं बचा, तो कितना आ रहा है हम लोगों के पास में, अगर ध्यान से देखते हैं तो कितना आएगा अब हम लोगों के पास,
ये आ जाएगा 6 3 9 2 11 3 14 और 4 18। कुल मिलाकर के यहां से हमको 18 ट्रायंगल मिलते हैं और ऑप्शन में भी बी ऑप्शन में दिया हुआ है 18, तो 18 ट्रायंगल्स, 18 ट्रायंगल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे भैया। आइए क्या कह रहा क्वेश्चन, उस बॉक्स को चुने जो दी गई सीट X से बने बॉक्स के समान होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ओपन डाइस दिया हुआ है, उस ओपन डाइस को जब क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पर कौन सी डाइस मिलेगी, ये हमसे जानना चाहता है। ठीक, और मैंने आपको बताया कि डाइस का मूल मंत्र क्या होता है। डाइस का मूल मंत्र कि पड़ोसी फेस कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत फेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, विपरीत पड़ोसी नहीं होगा, पड़ोसी विपरीत नहीं होगा। और यदि डाइस ओपन है तो ओपन डाइस में अपोजिट कैसे निकाला जाए फिर, तो मैंने बताया है कि ओपन डाइस में अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट फेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वाला फेस, ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये दोनों फेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पहला अपोजिट क्या मिला कि ये दोनों फेस जो कि ब्लैंक हैं, जिनमें कुछ नहीं लिखा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, इसके साथ साथ भैया फिर ये वाला फेस एक छोड़ करके जो एक आता है, ये वाला डॉट और ये लाइनिंग्स वाला यानी शेडेड वाला फेस क्या होंगे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये अपोजिट आ गए। तो अब क्या बचा, अब ये प्लस बचा और ये बचा, बचा कि नहीं बचा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, प्लस वाला इधर और ये सिंपल इधर। ठीक, जो अपोजिट है, जो अपोजिट है वो पड़ोसी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए में देखो जरा, ऑप्शन नंबर ए में डॉट ऊपर है तो उसके नीचे शेडेड वाला एरिया हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस वाला एरिया है तो प्लस वाले एरिया में एक हमारे पास उसके साइड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि भैया हमारे पास 3 नॉन शेडेड है ना, 3 ब्लैंक फेसेस हैं, तो 3 ब्लैंक फेसेस में से 2 अपोजिट हैं, एक इस प्लस वाले साइन के अपोजिट है। तो जो साइड में यहां पर ब्लैंक फेस हमको दिया गया है, जरूरी थोड़ी है कि यही वाला हो, ये दोनों भी तो हो सकते हैं, ये पॉसिबल फिगर है। ठीक, इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला भैया गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉट और शेडेड लाइंस एक दूसरे के अपोजिट है, यहां उसने पड़ोसी बना दिया, ये गलत है। ठीक, तीसरा वाला और चौथा वाला, तो चौथा वाला भी देखो गलत हो जाएगा, डॉट और शेडेड लाइंस पड़ोसी बना दिया, गलत है। तीसरे वाले में भैया अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि कोई दो आपस में अपोजिट है, 2 ब्लैंक स्पेस आपस में क्या है, अपोजिट। तो अगर 2 ब्लैंक फेसेस आपस में अपोजिट हैं तो यहां पर तो 3 के तीनों ब्लैंक फेसेस आपस में पड़ोसी बने नजर आ रहे हैं। क्या कोई 2 ब्लैंक फेसेस यहां पर अपोजिट हो सकते हैं क्या, नहीं, नहीं होगा तीसरा वाला भी, तो केवल पहला इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो डाइस का मूल मंत्र है, यदि उस पर स्टक करके रहोगे तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, निर्णय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है। कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। आपके पास समय है 30 सेकंड का, फिगर बनाओ और उत्तर बताओ पहले क्या आएगा। क्या उत्तर आएगा इसका, सॉल्व किया जाए। आओ देखो, कहता है कोई अर्थ मार्स नहीं है, सभी वीनस मार्स हैं और सभी वीनस क्या हैं, जुपिटर। ठीक, सबसे पहले देख लो फिगर कैसे बनेगा। सभी वीनस क्या हैं, मार्स हैं, और सभी वीनस भी क्या है, जुपिटर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास वीनस है, ठीक है, ये क्या है, वीनस, सभी वीनस क्या हैं, मार्स, तो जितने भी वीनस हैं वे सारे के सारे मार्स होंगे। सभी वीनस क्या है, जुपिटर, जितने भी वीनस हैं वे सारे के सारे जुपिटर होंगे। तो जितने भी वीनस हैं वे सारे के सारे क्या हैं, जुपिटर भी है।
पहली बात तो ये इसका फिगर बनेगा। सभी वीनस क्या है? मार्स हैं। सभी वीनस क्या है? जुपिटर है। ठीक, यदि आपने ऐसा फिगर बना दिया है कि ये हो गया सभी वीनस मार्स हैं और सभी वीनस जुपिटर हैं, ठीक है, या आपने ऐसा फिगर बना दिया है कि सभी वीनस जुपिटर हैं और सभी वीनस मार्स हैं, तो ये पूरी तरह से गलत फिगर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा फिगर बनाएंगे तो मार्स और जुपिटर के बीच में अनचाहा रिलेशन बन जाएगा ऑल का और सम का, जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि जो वैलिड रिलेशन होगा मार्स और जुपिटर के बीच में वीनस के संदर्भ में वो सम का रिलेशन आएगा, ऑल का कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। ठीक, चलिए, तो ये इसका फिगर हो गया। फिर कहा है कोई अर्थ मार्स नहीं है, तो अर्थ और मार्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे कि कोई भी अर्थ मार्स नहीं है। ये फिगर बन गया हमारा। अब पहला कंक्लूजन उसने देखो हमसे क्या पूछा है। पहला कंक्लूजन है कम से कम कुछ जुपिटर अर्थ नहीं है। पहली बात, कम से कम का कोई भी अर्थ नहीं होता। कम से कम का अर्थ क्या होता है? कुछ, यानी सम। ठीक है, तो ये जो कम से कम यहां पर लिखा हुआ है, इस कम से कम का यहां कोई अर्थ नहीं है। सिंपल सा हमारे पास जो निष्कर्ष है वो है कि कुछ जुपिटर अर्थ नहीं है, कुछ जुपिटर अर्थ नहीं है। अब होगा क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्स और जुपिटर के बीच आपस में सम का रिलेशन है कि नहीं है? मार्स और जुपिटर के बीच आपस में सम का रिलेशन है, क्योंकि मार्स वीनस के बाहर है, जुपिटर वीनस के बाहर है, और दोनों का कॉमन एरिया किस में आ रहा है? वीनस में। ठीक है, तो उस स्थिति में यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मार्स और जुपिटर आपस में सम में कनेक्टेड हो गए कि नहीं हो गए? मार्स और जुपिटर आपस में सम में कनेक्टेड हो गए, यानी कुछ मार्स क्या है? जुपिटर है। कुछ मार्स क्या है? जुपिटर। और कोई भी अर्थ मार्स नहीं है, कोई भी अर्थ मार्स नहीं है। अगर कोई भी अर्थ मार्स नहीं है तो ऐसी स्थिति में मार्स का वो हिस्सा जो जुपिटर में आ रहा है, मार्स का वो हिस्सा जो जुपिटर में आ रहा है, चूंकि कोई मार्स अर्थ नहीं है तो मार्स का वो हिस्सा जो जुपिटर में आ रहा है वो वाला मार्स भी जुपिटर नहीं होगा, और मार्स का कोई हिस्सा अर्थ नहीं है तो वो वाला हिस्सा अर्थ का भी जुपिटर नहीं होगा। क्या ऐसा बनाया जा सकता है क्या? देखते हैं। उसके पहले आगे वाला कंक्लूजन, कोई अर्थ जुपिटर नहीं है। कोई अर्थ, दैट मींस नो अर्थ इज जुपिटर। भैया अर्थ का जुपिटर के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अर्थ का जुपिटर के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अर्थ मार्स से संबंधित है और मार्स का कुछ हिस्सा जुपिटर में आ रहा है, यानी मार्स का कुछ हिस्सा अगर जुपिटर में आ रहा है और कोई भी मार्स अर्थ नहीं है तो मार्स का वो हिस्सा जो जुपिटर में आ रहा है वो भी अर्थ नहीं होगा, यानी कुछ अर्थ जुपिटर नहीं होंगे, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन कोई अर्थ जुपिटर नहीं है, ये पूरी तरह से क्या होगा? गलत हो जाएगा। कोई अर्थ जुपिटर नहीं है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अब अगर कोई अर्थ जुपिटर नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है, तो कुछ जुपिटर अर्थ नहीं है, कुछ जुपिटर अर्थ नहीं है, इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, कोई अर्थ जुपिटर नहीं है, पूरी तरह से गलत, कुछ जुपिटर अर्थ नहीं है, सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर का कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है? मार्स में। जुपिटर का कुछ हिस्सा मार्स में आ रहा है और कोई मार्स अर्थ नहीं है, तो जुपिटर का वो हिस्सा जो मार्स में है वो भी अर्थ नहीं होगा। तो ये वाला कंक्लूजन सही। यही मैं समझाना चाहता था कि सम को तो सही कर सकते हैं पर ऑल नो को सही नहीं कर सकते। वो कह रहा कि कोई अर्थ है ही नहीं जुपिटर, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं बोला जा सकता। ठीक, फिर तीसरा वाला, कोई वीनस अर्थ नहीं है। कोई वीनस अर्थ नहीं। समझना, वीनस सारा का सारा कहां है? मार्स के अंदर। वीनस सारा का सारा कहां है? मार्स के अंदर। और कोई भी मार्स अर्थ नहीं है, कोई भी मार्स अर्थ नहीं है। तो मैंने क्या बताया है? यदि बाहर वाले सर्कल से किसी का नो का रिलेशन, बाहर वाले सर्कल से किसी का नो का रिलेशन है, तो उसके अंदर जितने भी सर्कल होंगे सबके साथ उसका नो का रिलेशन बनेगा। तो मार्स के साथ अर्थ का क्या रिलेशन है? नो का। मार्स का अर्थ के साथ नो का रिलेशन है, और मार्स के अंदर कौन है? वीनस। तो वीनस का भी अर्थ के साथ में नो का रिलेशन बनेगा, यानी कोई वीनस अर्थ नहीं है। कोई वीनस अर्थ नहीं है, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही कंक्लूजन हो जाएगा। और अगर ये सही कंक्लूजन हो जाएगा तो पहला और तीसरा कंक्लूजन सही है, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, आइए
अगला क्वेश्चन, जरा इसका उत्तर बताइए क्या आएगा जल्दी से। विषम ज्ञात करना है। मंगल, सूर्य, शनि और बुध, इनमें से कौन अलग है? क्या उत्तर दिए हो? सूर्य। अगर सूर्य उत्तर दिए हो तो सही है, बाकी सारे उत्तर गलत होंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा है कि विषम शब्द बताइए, और जैसे ही हम विषम शब्द देखेंगे तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मंगल, शनि और बुध क्या है? सौर मंडल के ग्रह हैं। क्या है? सौर मंडल के ग्रह हैं। ठीक है, जबकि सूर्य सौर मंडल के ग्रह नहीं है। क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक, इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा? सूर्य इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से आज नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। निम्नलिखित में एक आकृति दी गई है एक्स, वो आकृति एक्स दिख रही है, जिसके बाद चार वैकल्पिक आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। उस विकल्प को चुने जिसमें आकृति एक्स सन्निहित है। इम्बेडेड फिगर्स, सन्निहित आकृतियों, यह एक चैप्टर बनता है, उसका क्वेश्चन है। उसमें ये जो प्रश्न आकृति आपको दी गई ना एक्स करके, ये प्रश्न आकृति दिए गए ऑप्शंस में से किस आकृति में उपलब्ध है? दी गई प्रश्न आकृति इन उत्तर आकृतियों में से किस आकृति में उपलब्ध है, ये हमको बताना है ढूंढ करके, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आओ जरा एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। ये जो आकृति है, क्या आकृति नंबर ए में ये हमको मिलेगी? आकृति नंबर ए में ये एक आर्क ले लिया, ये ले लिया, इसके बाद सीधी लाइन नहीं है, कैंसिल मारो इसको। ठीक है, क्या बी में मिल सकती है? हाँ, बी में तो दिख रही है हमको। ठीक है, देखो जरा, ये लिया हमने आर्क। ठीक है, जैसे ये आर्क है, फिर एक ये सीधी लाइन ले ली, ये। ठीक है, इसके बाद ये सीधी लाइन है तो देखो ये हम लोगों ने ले ली। ठीक, फिर इसके बाद तिरछी लाइन आ रही है अंदर की तरफ, तो हम लोगों ने ये ले ली। अब बताओ, इसको अगर रोटेट कर दिया जाए, इसको अगर रोटेट कर दिया जाए तो यही बी वाली आकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बी ही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या इसके अलावा और कहीं आकृति मिल सकती है आपको? कहीं पर भी, कहीं पर भी आकृति मिलेगी ना? कहीं पर भी नहीं मिलेगी ना, सी में भी नहीं मिलेगी, डी तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बी ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? व्यवस्था दी गई है, एलिमेंटल सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें के प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक सम संख्या है? आओ इसको पता करते हैं क्या आएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमसे जानना चाहता है कि इस पर्टिकुलर व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर यानी कि वॉवेल्स हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन यानी वॉवेल के जस्ट पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और ठीक बाद में एक संख्या यानी वॉवेल के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? एक नंबर आना चाहिए। ये कंडीशन वो हमसे जानना चाहता है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं क्या मिलेगा। पहला वॉवेल हमको क्या मिल रहा है? ए, उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, हटा दो। अगला वॉवेल फाइंड आउट करते हैं, अगले वॉवेल की तरफ चलते हैं, अगले वॉवेल की तरफ चलते हैं। तो वॉवेल मिल रहा है ओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओ वॉवेल है, उसके पहले जे एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में 7 एक संख्या है। तो JO7 तो मिल रहा है। क्या यहाँ कोई वॉवेल नहीं दिया हुआ ए के बाद? अगर हम चेक करते हैं तो ए के बाद यहाँ पर नहीं, और कोई वॉवेल नहीं है। पहला वॉवेल सीधा ओ मिल रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आर और बाद में संख्या 7 है। फिर आगे मिल रहा है ए, लेकिन उसके पहले सिंबल बना हुआ है, संख्या बात में तो है, लेकिन ए के जस्ट पहले सिंबल बना हुआ है, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो ऐसा केवल एक वॉवेल मिलेगा ओ, जिसके पहले जे और बाद में 7 है। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? ए। 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यदि नीना कहती है अनीता के पिता रमन मेरे ससुर
महिपाल के इकलौते बेटे। तो बिंदु जो कि अनीता की बहन है, महिपाल से किस प्रकार संबंधित होगी। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर निकालना है। आओ जरा निकालते हैं। कहा किसने है? नीना ने कहा है। ठीक है, नीना ने क्या कहा है कि अनीता के पिता रमन, ठीक है, मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे। तो मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे रमन तो मेरे पति हो जाएंगे। ठीक है, बस फिर हो गया खेल। ठीक है, ये रही नीना। ठीक है, ये रही नीना। और नीना ने स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? नीना कहती है अनीता के पिता, कोई है अनीता। ठीक है, तो अनीता के पिता कौन है? रमन। अनीता के पिता रमन मेरे ससुर यानी महिपाल, जो मेरे कौन हुए? बोल कौन रहा है? नीना बोल रही ना। तो अगर नीना बोल रही है कि अनीता के पिता रमन मेरे ससुर यानी नीना के ससुर, तो नीना के ससुर का नाम क्या है? महिपाल। ठीक है, मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। तो रमन कौन है? नीना के ससुर महिपाल का इकलौता बेटा। ठीक, तो अगर रमन नीना के ससुर महिपाल का इकलौता बेटा है, तो ऐसी स्थिति में नीना के ससुर महिपाल कब होंगे? जब नीना ने महिपाल के बेटे से शादी की होगी। और महिपाल का बेटा कौन है? रमन। तो रमन और नीना आपस में क्या हो जाएंगे? विवाहित हो जाएंगे। सीधा फंडा हो गया। कहता है बिंदु जो अनीता की बहन है। भैया बिंदु कौन है? अनीता की बहन। तो कहता है बिंदु जो कि अनीता की बहन है वो महिपाल से किस प्रकार संबंधित है। तो बिंदु का संबंध महिपाल से बताना है। अब बताओ क्या नहीं बता पाओगे कि बिंदु का संबंध महिपाल से क्या है? सीधा सीधा केस हो गया ना। रमन और नीना विवाहित हैं। रमन के पिता महिपाल नीना के ससुर हैं। रमन की बेटी कौन है? अनीता। और अनीता की बहन कौन है? बिंदु। तो रमन की बेटी बिंदु भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो रमन की बेटी कौन है? बिंदु। और रमन के पिता कौन है? महिपाल। तो महिपाल से किस प्रकार संबंधित होगी बिंदु? बिंदु महिपाल की पोती हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। क्या ग्रैंड डॉटर का कोई ऑप्शन दिया है? नहीं। तो प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्रैंड डॉटर का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न में एक कथन है, उसके बाद दो तर्क दिए गए। ठीक है भैया, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। कथन और तर्क का लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है क्या कॉलेजों में रैगिंग एक अच्छा चलन है? जब आप कॉलेज स्तर पर पहुंचते हैं, स्कूल की पढ़ाई खत्म करके, ठीक है, तो कॉलेज स्तर में पहुंचने पर कई बार रैगिंग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने रैगिंग का सामना किया हो, कुछ लोगों ने ना किया हो। ठीक है, खास करके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इन कॉलेजेस में खास करके रैगिंग का प्रचलन है। हालांकि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से और स्कूल प्रशासन की ओर से भी रैगिंग को पूरी तरह से बंद करने का काम किया जा रहा है, और ऐसा दावा भी किया जाता है कि रैगिंग पूरी तरह से बंद है। फिर भी गाहे बगाहे हम लोगों को रैगिंग से जुड़ी संबंधी जानकारियां मिलते हैं, और उनकी वजह से परेशान हुए लोगों के बारे में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। ठीक, तो उसी संबंध में एक ये क्वेश्चन है कि क्या कॉलेजों में रैगिंग एक अच्छा चलन है? किसी एक व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि क्या कॉलेजों में रैगिंग एक अच्छा चलन है। हमको बताना है हाँ या नहीं में इसके तर्क के बारे में। तो पहला तर्क क्या दिया है? हाँ। कहता है हाँ, एक विवेकपूर्ण रैगिंग। ध्यान देना, रैगिंग की तो बात कर रहा है, लेकिन कैसी? विवेकपूर्ण रैगिंग। ऐसा नहीं कि रैगिंग के नाम पे कुछ भी करवा दो। ठीक, विवेकपूर्ण रैगिंग का मतलब है कि सामने जो फ्रेशर आ रहा है, आप सीनियर हैं, फ्रेशर आ रहा है, तो विवेकपूर्ण रैगिंग का मतलब हो गया कि उसको रोक लिया, उससे उसका नाम पूछ लिया, कहां से आए हो, क्या किया है, पढ़ाई में कितने मार्क्स थे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा उसके साथ हंसी मजाक कर लिया गया। ठीक है, इस तरह की जो रैगिंग होती है, और हंसी मजाक के बाद फिर उसको पढ़ाई में उसकी मदद करना। कॉलेज में अपना घर बार छोड़ करके आया होता है कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, उसको मदद करना, उसको वहां के माहौल में एडजस्ट करने में सहायता देना, यह रैगिंग होनी चाहिए। ठीक, तो कहता है कि एक विवेकपूर्ण रैगिंग कॉलेज के लड़कों को प्रौढ़ता में यानी मैच्योरिटी में, प्रौढ़ता मतलब बुढ़ापे में नहीं ढकेल देता, कॉलेज के लड़कों को
मैच्योरिटी में कदम रखने में मदद करता है, ठीक, और उन्हें एक परिहास को, एक बातचीत को हल्के रूप में लेना भी सिखाता है। जब तक आप घर में होते हैं, ठीक है, तो घर में आप अपनी मनमानी करते हैं, जिद आपकी पूरी की जाती है, पर जब आप घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं ना, ठीक, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं, तो स्वभाव तो आपका वैसा ही होता है अभी भी घर वाला, लेकिन कॉलेज और घर में अंतर होता है। कॉलेज के हॉस्टल में आपको घर जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है, और कॉलेज के हॉस्टल में जो हॉस्टल के साथी संगाती आपके होते हैं ना, वही आपके यार दोस्त होते हैं, वही आपके माता पिता उस पर्टिकुलर परिदृश्य में होते हैं, क्योंकि माता पिता तो आपके दूर हैं, है कि नहीं, तो आपको उनके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, जो हॉस्टल में रह रहे सीनियर लोग होते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप जो घर से अभी आए हैं नए नए ताजा ताजा एकदम, ठीक है, तो आपको यहाँ रहने में ढलने में आपकी सहायता की जाए, हल्के फुल्के मजाक के साथ में, कभी थोड़ा सा डांट दपट करके भी इस तरह से रैगिंग की जाए। रैगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसको किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी इतना परेशान कर लिया जाए कि वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त होकर के कोई गलत कदम उठा ले, वो रैगिंग नहीं होती है, ठीक। तो पहले व्यक्ति ने जो बोला कि हाँ, एक विवेकपूर्ण रैगिंग कॉलेज के लड़कों को मैच्योरिटी में कदम रखने में मदद करता है और उन्हें एक प्रयास को हल्के रूप में लेना सिखाता है। अगर हम इस पहले वाले तर्क पर चलते हैं, इस पर्टिकुलर कथन की क्या कॉलेजों में रैगिंग एक अच्छा चलन है, तो पहला वाला जो तर्क है वो एकदम सही तर्क है, ठीक है। बच्चा घर से आता है, उसको मैच्योर होना जरूरी है, और इसी तरह से बाहर जब वो लोगों से मिलेगा, चार लोगों से मिलेगा, चार तरह की बातें होंगी, सीखेगा दीन दुनिया के बारे में, क्योंकि अभी तक तो वो माता पिता की प्रोटेक्शन में था, है कि नहीं, अब वो दीन दुनिया के बारे में सीखेगा तो मैच्योर होगा, और मैच्योर होना जरूरी है एक बच्चे के लिए, ठीक, क्योंकि आगे उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो पहला वाला तर्क तो निश्चित तौर पर सही समझ में आ रहा है। फिर कहता है दूसरे वाले में, कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉलेजेस में रैगिंग एक अच्छा चलन है, बिल्कुल नहीं। रैगिंग के नाम पर दी जाने वाली यातना और युवा लड़कों लड़कियों द्वारा सही जाने वाली पीड़ा और अपमान अक्सर सीमा से परे चले जाते हैं। दूसरे वाले भाई साहब ने जो बात कही है उस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। कई बार रैगिंग में सारी हदों को पार कर दिया जाता है, इतना अधिक तनाव हो जाता है व्यक्तियों के, उन छात्र छात्राओं के बीच में, कि वे मृत्यु को गले लगा लेते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया है, ठीक है। इसीलिए सरकार और प्रशासन की ओर से रैगिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, ठीक। तो सेकेंड वाले भाई साहब ने भी जो बात कही है उस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक। तो भैया अब क्या है, दोनों ही तर्क सही हैं, और दोनों ही तर्क सही तो हैं, लेकिन दोनों ही तर्क एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एक कह रहा है कि रैगिंग होनी चाहिए, एक कह रहा है रैगिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर ऐसे में क्या होगा, जब दोनों ही तर्क आपस में विरोधाभासी हो तो आइदर उसका उत्तर होना चाहिए। क्या आइदर दिया गया है, क्या नहीं, और आइदर अगर नहीं दिया है तो दोनों ही तर्क सही हैं, तो प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, तर्क 1 और 2 दोनों ही प्रबल हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुने। गश्त जैसे संबंधित है सुरक्षा से, वैसे ही बीमा किससे संबंधित होगा, ठीक है। क्या उत्तर दोगे इसका, वित्त नीति पैसा संरक्षण। बहुत सारे लोग इसका प्रश्न का उत्तर गलत दे सकते हैं, ठीक है। गश्त किससे संबंधित होता है, सुरक्षा से, तो बीमा किससे, बीमा में पैसा दिया जाता है कि नहीं, तो बीमा किससे सुरक्षित हो जाएगा, वित्त से, नहीं, गलत है भैया, ठीक है। यहां पर गश्त और सुरक्षा का मतलब क्या है, देखो, जैसे गश्त यानी पेट्रोलिंग होती कि नहीं होती है, सीमा पर हमारे जवान रात में दिन में गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि कोई भी अनवांटेड आतंकवादी हमारे देश की सीमा के अंदर दाखिल ना हो सके। रात में पुलिस शहरों में गांवों में गश्त करती है ताकि किसी प्रकार के किसी भी अपराध को होने से रोका जा सके। तो जब पेट्रोलिंग होती है तो उससे हमें सुरक्षा का एहसास होता है, उसमें सुरक्षा मिलती है। उसी प्रकार से गश्त से अगर सुरक्षा मिलती है तो बीमा यदि व्यक्ति कराता है तो क्या होता है, बीमा कराने से क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति ने बीमा कराया है, ईश्वर न करे यदि उससे कुछ हो जाता है तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसकी पत्नी बच्चे, पत्नी या बच्चे नहीं तो माता पिता भाई बहन, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से संरक्षण प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए घर का इकलौता कमाने वाला है, किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, ठीक है, तो जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, लेकिन यदि उसने
कोई प्रीमियम ले रखा है, पॉलिसी ले रखी है, तो उसका पैसा उसके परिवार वालों को मिलेगा और उसके परिवार वालों को थोड़ा संरक्षण मिल जाता है आर्थिक रूप से। तो गश्त जैसे सुरक्षा से संबंधित है, वैसे बीमा किससे संबंधित होगा? संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आइए अंतिम क्वेश्चन आज के सत्र का क्या कहता है। 40 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े। ठीक है, अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, दीपक दाहिनी ओर से 31वें स्थान पर है, यह भी ठीक है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर होगी जानना चाहता है। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, आओ जरा किया जाए, क्या हो सकता है। 40 लड़कों की एक पंक्ति है, टोटल वैल्यू उसने दे रखी भैया 40, ये लेफ्ट हुआ हमारे पास और ये हुआ राइट। ठीक है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो अमित का स्थान क्या है? बाएं से 11वां। अमित का स्थान बाएं से 11वां है। अगर अमित का स्थान बाएं से 11वां है और दीपक दाहिनी ओर से 31वें 31 लिखा हुआ है भैया, ये क्या लिखा हुआ है? 31 दाहिनी ओर से 31वें स्थान पर है। अगर हम दीपक को दाहिनी ओर से 31वें स्थान पर करें तो 31 और 11 ये तो संख्या 42 हो जाएगी, यानी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो समझो पहली बात तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन बन रहा है। ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में ओवरलैपिंग को हटाने के लिए क्या करें? मिड वैल्यू निकालें। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है? 40 का डिफरेंस लेंगे, गिवन वैल्यू 11 प्लस 31 से कितना आ गया? 40 और डिफरेंस 42 से लिया तो ये आ गया हमारे पास 2, और ओवरलैपिंग को हटाने के लिए भैया माइनस का 2 किया जाता है, तो माइनस का 2 और कर दिया तो कितना आ गया? 0। इस 0 का मतलब समझ में आया क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। इस 0 का मतलब ये है कि ओवरलैपिंग का केस तो ये डेफिनिट है, 100% ओवरलैपिंग का केस है, लेकिन अब ये जो दीपक है ना दाहिनी ओर से 31वें स्थान पर, तो दीपक जो है वो दाहिनी ओर से 31वें स्थान पर जब आएगा तो वो अमित के एकदम लेफ्ट में बैठेगा आकर के। कहां बैठेगा? अमित के एकदम लेफ्ट में। दैट इज मिड वैल्यू 0 होने का मतलब पता है क्या होता है? कि अमित और दीपक के बीच में 0 लोग हैं। मिड वैल्यू 0 का मतलब कि अमित और दीपक के बीच में 0 लोग हैं, लेकिन ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। अमित लेफ्ट से 11वें और दीपक दाएं से 31वें स्थान पर है, तो अमित को क्रॉस करके अगले ही स्थान पर दीपक आएगा, तो ओवरलैपिंग भी एग्जिस्ट हो गई और उनके बीच में 0 बच्चे हैं, ये भी एग्जिस्ट हो गया। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो उसने हमसे कहा है कि श्रेया पंक्ति में अमित के दाहिने और तीसरे स्थान पर है, तो अमित का स्थान हमको पता है 11 है, कहां से? लेफ्ट से, और अमित के दाहिने और तीसरे स्थान पर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर यहां पर कौन है? श्रेया है। यहां पर कौन है? श्रेया। ठीक, अगर श्रेया यहां पर है तो उसने पूछा है श्रेया दीपक से कितना दूर है? श्रेया दीपक से कितना दूर है? तो अब इजीली इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं भैया? श्रेया दीपक से कितना दूर है? उसने श्रेया का स्थान नहीं पूछा है कि लेफ्ट से या राइट से श्रेया का स्थान बताओ, श्रेया दीपक से कितना दूर है ये पूछा है। तो ये हमारे पास दीपक है और ये हमारे पास श्रेया है। अगर हम दीपक से श्रेया की ओर जाएंगे तो कितने स्थान का अंतर आ रहा है? 1, 2, 3 और 4। चौथे स्थान पर कौन आ रही है? श्रेया आ रही नहीं आ रही? तो श्रेया दीपक से 4 स्थान दूर है। चौथे स्थान पर खुद श्रेया है, तो दीपक से श्रेया कितने? 4 स्थान दूर आएगी, क्योंकि दीपक से जब श्रेया की ओर चलते हैं तो 1, 2, 3 बीच में उनके बच्चे हैं और श्रेया कहां पर है? चौथे स्थान पर। अगर पूछता दीपक और श्रेया के बीच बच्चे कितने हैं, तब कहते 3, तब इसका आंसर क्या देते? 3। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है श्रेया दीपक से कितनी स्थान दूर है, तो श्रेया दीपक से 4 स्थान दूर है। तो अब प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? चौथा, यानी कि सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ गया भैया? ठीक है, तो चलो ये थी आप लोगों की आज की क्लास। आज के इस सत्र को अब यहीं पर करेंगे समाप्त। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन थे आज के सारे। आप लोग एक काम कर सकते हैं, रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऐप है, खुद ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप का डाउनलोड लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्लिक करेंगे सीधा डाउनलोड पेज पर ले जाएगा प्ले स्टोर के। अगर आप इसको डाउनलोड करके लॉगिन करके ऐप को ओपन करेंगे तो अल्फाबेटिकल सीरीज एक क्लास है जो कि फ्री पड़ी हुई है यूपी पुलिस बैच के अंतर्गत। ठीक है,
उस बैच पे क्लिक करेंगे तो वो फ्री क्लास आपको नजर आएगी। बैच आपको लेने की आवश्यकता नहीं, वो फ्री क्लास करीब 1 घंटे की, उसको आप पढ़ लें जरूर, जिससे कि आपका जो अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू याद ना होने की एक समस्या है, वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, या फिर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं द रीजनिंग एक्सप्रेस से। इसका जो लिंक है इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप अपनी डाउट्स को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेरे द्वारा यहाँ पर क्लासेस को शेयर किया जाता है, और एग्जाम्स को, उनके नोटिफिकेशंस को, रिजल्ट्स को, इन सारी चीजों को यहाँ पर शेयर किया जाता है, और आप अपने डाउट्स को भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, बस एक काम करिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, इस चैनल को और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, इस चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस क्लास में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। ठीक, आज के सत्र को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर। फिर से मिलते हैं, ठीक है। और अब जब मंडे को मिलेंगे तो PYQ स्टार्ट करेंगे CSAT का। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।